हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज हम एसबीआई बैंक। और एसबीआई बैंक देखिए, आपको पता ही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और ये जो है इंडिया की जो है फॉर्चून 500 कंपनी में आता है। और अगर बात करें हम तो ये जो है, अगर देखिए, इट इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, ठीक है। एंड फाइनेंशियल सर्विस स्टेटिव बॉडी ऑफ हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया विद ओवर 200 ईयर ऑफ हिस्ट्री। तो 200 साल पुराना बैंक है, काफ़ी पुराना बैंक है। और ये कंटिन्यूसली जो पूरे इंडिया में इसके सबसे ज़्यादा ब्रांचेस अवेलेबल हैं। अब इसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं या फिर जो भी हम अर्निंग करते हैं, तो शेयर मार्केट जो है उसमें 3 तरीके से हम पैसा कमाते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और हम उस पर अर्निंग करते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो उसके बाद हमारे जो होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म में हम 1 साल 1.5 साल के लिए करते हैं। फिर उसके बाद आपका स्विंग ट्रेड होता है। स्विंग ट्रेड में भी हम जो है आपका कुछ डेज़ के लिए, डेज से लेकर मंथ तक हम इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं और अर्निंग करते हैं। इसके बाद होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी शेयर, जैसे कि अगर देखिए 732 रुपये का शेयर है, ये आपको 732 रुपये वाला प्रीमियम मिल जाएगा। हाँ जी, आप इस पर लगाइए कि ये आपको सस्ते में मिल रहा है, तो प्रीमियम पे आपको मिलता है। यानी कि इसको आप एक जो बाइंग करनी है 7 रुपये 8 रुपये पे कर सकते हैं। तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा एजुकेशन चाहिए होती है। उसके बाद फिर आपका स्विंग ट्रेड है। स्विंग ट्रेड में आपको थोड़ा अपना स्टडी के लिए कम समय देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी कंपनी पकड़नी है। अब जैसे एक अच्छा बैंक आपने पकड़ लिया और देख रहे हैं कि ये काफ़ी समय से काम कर रहा है और थोड़ा थोड़ा ग्रो करता जाता है, तो वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं। तो इसीलिए हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमें जो फंडामेंटल्स एक बार ज़रूर चेक करने चाहिए, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए। या फिर हम शॉर्ट टर्म में अगर करते हैं तो हम कई बार चार्ट पैटर्न्स अगर हमको अच्छे लगते हैं, चार्ट पैटर्न के बेसिस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो ये देखिए एसबीआई है और ये जो है बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। और अगर बात करें इसका मार्केट कैप की, तो 6,53,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 732 रुपये चल रहा है। अगर 52 वीक की अगर बात करें हाई और लो की, तो 794, यानी कि 794 का इसका हाई है, 502 502 रुपये का इसका लो है। स्टॉक की पीई का बात करें अगर हम, तो 9.49 है स्टॉक का पीई, ठीक है। बुक वैल्यू 402 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड भी है इसका 1.54% का डिविडेंड यील्ड है। बात करें आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 5.20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, ऑलमोस्ट 17% है, 16.8%। फेस वैल्यू इसका 1 रुपये का है। अब आते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। ये देखिए इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो इसमें देखिए, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, इसने दिखाया लास्ट 5 ईयर में। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड भी दे रही है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 150 डेज टू 118 डेज। कुछ कॉन्स भी हैं यहाँ पे। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इसका कम है। कंपनी हैज़ डिविडेंड पुअर सेल्स ग्रोथ, कुछ जो है सेल्स में कमी आई है। प्रॉफिट इसका अच्छा बढ़ा है बट सेल्स में कमी आई है लास्ट 5 साल में देखें तो। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। इक्विटी पे अगर रिटर्न की बात करें 12.8% है, लो है, राइट। अब होता क्या है कि जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको 17%, 18%, 20% तक का भी निकाल के देती हैं। बट जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपको 12-13% तक का ऑलमोस्ट निकाल के देती हैं। और उसमें क्या है कि आपका उससे ज़्यादा होता है कि एफडी वगैरह कर रहे हैं उससे ज़्यादा होती है। एफडी में अगर आप देखें आपको 6.5-7%, 8% तक ही मिलता है ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर एफडी की बात करें तो एफडी से जितना मिल रहा है उसका 50% और ऊपर मिल जा रहा है। अच्छी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे कर रही है तब भी। इसके पास कंटीजेंट लायबिलिटी की बात करें तो कंटीजेंट लायबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है उसको भी कैपिटलाइज कर रही है। और अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 1,39,000 करोड़, तो 1,40,000 करोड़ के आसपास का जो अदर इनकम है उसको भी ये इंक्लूड कर रहे हैं। तब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसके अगर पीयर जो हैं कंपैरिजन, अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो इसमें आपका एसबीआई सबसे ऊपर टॉप पे है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईओबी है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, एंड इसके बाद ये फिर इंडियन बैंक है। तो ये इसके जो है पीयर ग्रुप कंपनीज़ हैं यहाँ पे दिख रही हैं। और इसी के साथ अगर हम नीचे की तरफ थोड़ा चलें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स है।
और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो देखिए रेवेन्यू जो है 1 लाख, जैसे अभी रिसेंट का देखेंगे तो 1,12,000 करोड़ का, 1,12,868 करोड़ का है। इंटरेस्ट भी है 68,000 करोड़ का, और एक्सपेंसेस जो है 62,000 करोड़ के। अगर ओवरऑल अगर देखें तो फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो ये नेगेटिव चल रहा है, और रिवर्स अगर देखें तो ये नेगेटिव ही दिखता है। फिर उसके बाद अगर आप अदर इनकम देखें तो अदर इनकम जब आती है तो अदर इनकम आने के बाद ये जो है प्रॉफिट में आ जाता है, प्रॉफिट दिखता है। टैक्स के बाद ये आपका ऑलमोस्ट प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर देखें दिसंबर में 11,500 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, सितंबर की बात करें तो 16,600 करोड़, उससे पहले बात करें तो 19,000 करोड़। तो ये आपके प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। तो मार्च में देखें 2023 में तो यहाँ पे 18,769 करोड़। तो ये इस तरीके से आपको प्रॉफिट्स यहाँ पे निकाल के दे रही है कंपनी। अब बात करें तो P&L की, तो ये आपका P&L देखिए ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे। तो अगर मार्च की 2023 पे जब आया था तब देकर देखें यहाँ पे तो यहाँ नेट प्रॉफिट 57,000 करोड़ का था। करंट की बात करें तो करंट में ये इंक्रीज़ हो गया है और ये 66,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। और अगर अभी फाइनल क्वार्टर एडिशन होने के बाद इट मे गो टू लगभग 80 करोड़ के आसपास जाने का उम्मीद लग रहा है। तो इसके आसपास पहुँच जाएगा, 80-85 करोड़ के आसपास पहुँचेगा। तो ये देखिए, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें नीचे की तरफ आते हैं, देखिए तो इक्विटी कैपिटल की अगर बात करें तो 892 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, राइट। रिजर्व्स जो है कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए अभी अगर 2012 की बात करें तो 1,05,000 करोड़ था रिजर्व, और 1,24,000 हुआ, फिर 46, फिर 60, फिर 81, फिर 216, 2, अब 3,58,000 करोड़ का इसके पास रिजर्व अवेलेबल है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी इसके पास बहुत ज़्यादा है, राइट। तो फाइनेंसिंग का काम है, बैंक्स का काम है, तो इनका यही है कि लोन इधर से लेना उधर देना, यही काम है। तो इसकी वजह से ये चलता रहता है। अभी आप देखें तो ये भी कंटिन्यूसली बढ़ा ही है, राइट। अदर लाइबिलिटीज़ भी हैं। उसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स जो है बैंक के पास सिर्फ और सिर्फ 45,800 करोड़ के हैं। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं मेजर हैं इसकी, ये जो है अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और बाकी का जो है अदर एसेट्स में पड़ा हुआ है, राइट। तो ये है ओवरऑल अगर आप देखें तो ये इस तरीके से कुछ कंपनी जो है काम कर रही है। अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स 57.49% इसके प्रोमोटर्स हैं। अभी कुछ बढ़ा है, फिर रिसेंटली पीछे कम हो गया था, 47 हो गया, फिर 49 हो गया। FIIs के पास भी काफ़ी अच्छा खासा शेयर पड़ा हुआ है, और DIIs के पास भी काफ़ी अच्छा खासा। पब्लिक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 7.5% मान के चलिए, 7.4% जो है वही पब्लिक के पास है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ जो होल्डिंग्स हैं वो प्रोमोटर्स FII और DIIs के पास ही है, राइट। गवर्नमेंट के पास 0.03% की इक्विटी अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, क्योंकि इतने समय से बैंक है, ऑलरेडी 200 साल से काम कर रहा है बैंक इसी सेक्टर में, और अच्छा खासा जो है अगर आप देखें तो प्रॉफिट दिखा रहा है बैंक, राइट। तो ये है कि अपसाइड दिख रहा है। अब चलते हैं चार्ट पे। अगर आप देखिए तो इसी साल की बात करें तो 502 लो रहा है, 794 हाई रहा है, और अभी की करंट वैल्यू जो 732 रुपये चल रही है। तो अब हम आते हैं चार्ट पे। तो चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये 1 डे का कैंडल है। 1 डे पे अगर आप देखें तो ये इस तरीके से काम करता रहा, और एक किसका जो बेस ये बनाया इसने, तो एक मैं मार्क करता हूँ, ये देखिए तो ये थी इसकी एक रेंज जहाँ पे ये चलता रहा, और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से आया, फिर से इसी पे आ गया था ये सितंबर के आसपास, अगस्त में। फिर इसके बाद रेंज पे फिर अपसाइड गैप पे फिर नीचे आया, और यहाँ से आने के बाद इसके बाद फिर इसने एक ये रेंज यहाँ पे बना ली है, और अब जो है इसके लिए 510 इसने इसको क्रॉस किया, ये देखिए ये यहाँ पे, राइट। इसको अब यहाँ पे आने के बाद ये अपसाइड जो है यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ये कुछ दिन इसने जो है सपोर्ट लिया यहाँ पे, ये देखिए। अभी हम इसको बना लेते हैं, ये इसने एक ड्रॉ किया हमने कि इस तरीके से अपसाइड जाता जा रहा है। ये देखिए यहाँ आया, इस तरीके से अपसाइड यहाँ से लिया, फिर अपसाइड हो गया, यहाँ पे आया, और ये अपसाइड ऊपर की तरफ गया,
और इसके बाद फिर से ये नीचे यहाँ आया और इसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है। तो ये ब्रेक करके अगर आता है तो 700 जो है 700 के आसपास ही आएगा, आ सकता है। और यहाँ से आके अगर फिर यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो फिर ये 800 के पास दोबारा से वापस जाता हुआ दिख जाएगा, और हो सकता है ये रेड होते होते आने वाले कुछ ही समय में ये 800 के ऊपर भी जाता हुआ दिख जाए। तो दोस्तों एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम सीखते हैं तभी हम लर्निंग कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा जो प्लान है, जो मैं अपने लिए प्लान कर रहा हूँ, और मेरी तरफ से दोस्तों मैं सिर्फ लर्निंग के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग सीख सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग की रेटिंग जो है बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ख़रीदने के लिए। अगर आप ख़रीदते हैं तो अपने लिए ख़रीदिए, क्योंकि मार्केट ये है, यहाँ पर रिस्क बहुत होता है, और इस समय तो वॉलेटिलिटी भी काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है और आपको प्रॉफिट भी होते हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज़ बाइंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर नहीं फॉलो करते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं। जैसे ही आपको स्टॉप लॉस आपने लगाया, बाइंग की, स्टॉप लॉस लगा दिया, उससे ऊपर अगर जाता है तो उसको कॉस्ट पे ले आइए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपको वहाँ पे आना स्टार्ट होता है, जैसे ही आता है वहाँ पे सेल कीजिए, निकल जाइए, क्योंकि जो है लॉस बुक करना आना ज़रूरी है अगर आपको अच्छे प्रॉफिट कमाने हैं। क्योंकि जैसे ही आपको आता है नीचे की तरफ तो निकल जाना है, क्योंकि होता क्या है कि मेजरली हम क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट आ रहे होते हैं तब तो हम जल्दी निकल जाते हैं, जब लॉस आ रहे होते हैं तो लेके बैठे रहते हैं। वो नहीं करना होता, तो वो चीज़ें करके जो है अपना नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये अभी जो है 700 का जो है मेजर सपोर्ट रहेगा, और रेसिस्टेंस की बात करें तो फिर ये ऊपर की तरफ 800 के आसपास का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस रेंज में जैसे ही आता है यहाँ पे 700 के आसपास, यहाँ पे जैसे भी कोई भी आप ग्रीन कैंडल मेरे को मिलेगी तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा और जाऊँगा मैं स्विंग ट्रेड के लिए। 5 से 7%, 10% तक के प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पे प्लान करूँगा। और अगर अच्छा खासा सेंटीमेंट मिलता चला जाता है अपसाइड की तरफ, तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर दूँगा, ऊपर की तरफ करना स्टार्ट कर दूँगा, ताकि मेरे को लॉस ना हो, प्रॉफिट हो। और स्टॉप लॉस जो है प्रॉपर तरीके से मैं लगा के रखूँगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे बाइंग करते हैं। तो मेरा जब बाइंग करना है तो सबसे पहले मेरा वही रहेगा कि मैं यहाँ पे बाइंग जब भी करूँगा तो जब मेरे को पॉजिटिव कैंडल दिख जाएगी, या तो मेरे को अच्छी खासी बिग बार कैंडल दिखे, या ये लगता है कि हाँ जी ऊपर दिखे, या फिर मेरे को एक हैमर कैंडल अगर यहाँ पे स्टॉक दिखती है तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा और 5 से 10% स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे चला जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे एक लगा के देखता हूँ यहाँ पे फेवरेट रिट्रेसमेंट, कि अगर मैं फेवरेट रिट्रेसमेंट को इसके बेसिस पे अगर लेता हूँ तो मेरे को कहाँ पे एंट्री बनती है, मैं कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ। मान लीजिए अभी के समय पे यहाँ पे है यहाँ पे, और यहीं पे अगर मुझे कोई दिख जाता है, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं, ये किया हमने, ये आ गया। तो यहाँ पे अगर मेरे को एंट्री मिल जाती है नीचे की तरफ कोई भी हैमर, तो मैं यहीं पे एंट्री कर लूँगा, और यहाँ से एंट्री करके मैं प्लान करूँगा जो है मेरा टारगेट रहेगा 0.5, क्योंकि वहाँ से जो है कई बार रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। तो अगर यहाँ पे 0.5 यानी कि 768 के आसपास रहेगा। अब यहाँ पे अगर मेरे को मिल जाता है और यहाँ से रिवर्सल आने की लगता है कि नहीं जी नीचे की तरफ आएगा, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा। और यहाँ से अगर क्रॉस होकर निकलता है तो आई वेट कि मैं 795 का जो मेरा टारगेट रहेगा उसके लिए मैं जाऊँगा, और स्टॉप लॉस जो है अपना नीचे से उठा के ऊपर ट्रेल कर लूँगा। बट मेरा पहला रहेगा कि हाँ मैं यहाँ पे बाई करूँगा। दूसरा क्या होता है कि जब आप इस तरीके से गिरावट होती है तो फेवरेट रिट्रेसमेंट जो काम करता है तो वो ये करता है कि 618 जैसे ही 0.618 से क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम बाइंग करने के बाद आपका 795 मेरा फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद जो अपसेट टारगेट रहेगा 840, यानी कि जो 0.168 वाला जो है ये मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। इसके आसपास आने के बाद मैं अपना सेल करूँगा। मतलब 5% का टारगेट जो है एनएफ है अगर मेरे को स्विंग ट्रेड करना है, तो मैं 5 से 7% स्विंग ट्रेड के लिए करता हूँ। और इसके लिए स्विंग ट्रेड के लिए ही मेरा ये प्लान है। यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल मिलेगी, मैं एंट्री करूँगा और प्रॉफिट बुक करूँगा 5 से 7% का। अगर आप भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ें आप बाइंग सेल करते हैं, सेल करते हैं, तो बहुत ही रिस्क होता है यहाँ पे। तो चीज़ों को सोच समझ के कीजिए, यहाँ पे फ़ायदा भी अच्छा मिलता है तो नुकसान होने के चांसेस भी रहते हैं। प्रॉपरली रिस्क होता है यहाँ पे। तो कभी भी बाइंग करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, या फिर प्रॉपर रिसर्च करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। किसी की टिप पे ना करें कि भैया किसी ने टिप दिया आपको और बता दिया ये ले लो और ये ले लो, तो उसमें नुकसान हो जाता है। कई बार
मैं ऐसे नुकसान हो चुका है। तो अब मैं अपने प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, इसी तरीके से सीखता हूँ, सीखने के बाद ही चीज़ों को करता हूँ। वहाँ पे मुझे लॉस भी होता है कई बार कि स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता है तो मुझे लॉस भी हो जाता है। बट अगर वही चीज़ होता है कि अगर मैं अपसाइड के लिए जाता हूँ तो अच्छे से रिसर्च करके जाता हूँ, स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो करता हूँ, तो मेजरली प्रॉफिट्स होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है, अभी मैंने लगभग 14-14.5 हज़ार की प्रॉफिट बुकिंग भी की है इसी मंथ। तो मैं इसी तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपके पास एक तो नॉलेज कम रहती है, तो नॉलेज कम चीज़ों पे लगाएं, नॉलेज को अच्छे से लगाएं, पढ़ाई करते रहें और उसको सीखते रहें, क्योंकि सीखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं सीखेंगे तो कमाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में और सीखना चाहते हैं, राइट, तो आप वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे बड़ी सारी वीडियोस होती हैं, उनको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे भी वीडियोस आती रहती हैं, यहाँ से भी सीखते रहेंगे और जो है लर्निंग करते रहेंगे तो अर्निंग आराम से हो जाती है। शेयर मार्केट में नए हैं, अपना अकाउंट अगर खोलना चाहते हैं, अकाउंट नहीं है आपका, तो एंजल वन अच्छा ब्रोकर है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वही मैं यूज़ करता हूँ। तो आप उस लिंक के थ्रू भी जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि और भी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। जैसे ही मैं को यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल मिलेगी, मैं बाइंग करूँगा, तो बाइंग करने के बाद इस पर अपडेट कर दूँगा, ये मैंने बाई किया इतना, और जो भी आगे जब भी सेल करूँगा जितने प्रॉफिट, तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर डालता रहूँगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें मिलती रहें, तो मोटिवेशन भी मिले और आप सीख के तब करें। बिना सीखे कोई भी चीज़ नहीं कीजिए, क्योंकि बिना सीखे करने के बाद क्या है, नुकसान के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।